हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पालमपुर गांव की कहानी। तो देखिए, पालमपुर एक्चुअल में कोई गांव है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके चैप्टर में जो पालमपुर दिया हुआ है ये एक कहानी है, सिर्फ किसी गांव की रियल स्टोरी नहीं है। क्योंकि इस गांव में काल्पनिक चीज़ें डालकर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक पिछड़े हुए गांव में किसानों को क्या क्या परेशानियां होती हैं और वहाँ की महिलाओं को, दुकानदारों को क्या क्या परेशानियां होती हैं और उनका जीवन यापन जो है कैसे चलता है। तो ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। करते हैं चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जो लोग उत्पादन करते हैं, जैसे कि कपड़े बनाना, खाने के लिए कोई भी सामान, चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी बनाना, तो वो कैसे उत्पादन करते हैं? वो देखते हैं कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की डिमांड होती है लोगों में, उस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। अब किसी भी चीज़ के उत्पादन करने के लिए अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, तो उसको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से समझिए। आप 10th में आएंगे, 11th में, 12th में, ये भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, उत्पादन, ये यहीं से स्टार्ट है, बहुत आगे तक आपको काम आने वाला है। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है? भूमि। क्योंकि देखिए, जो भी हम उत्पादन बनाएंगे वो हम हवा में तो बनाएंगे नहीं। जो भी हमारी मशीनें होंगी, लोग काम करेंगे, मशीनें चलेंगी, कुछ भी होगा, सब ज़मीन के ऊपर ही तो रखा होगा। तो पहली शर्त क्या है? भूमि। भूमि होना बहुत ज़रूरी है। भूमि में जैसे कि पानी, वन, खनिज, ये सब भूमि में आता है, ठीक है। दूसरी आवश्यकता क्या है? श्रम। श्रम जिसे कि हम मेहनत भी कहते हैं, अर्थात जो लोग काम करेंगे। अब वो काम चाहे ऐसा काम करें जैसे कि कंप्यूटर पे काम करना हो, या फिर बैठ के कुछ भी काम करना हो, चाहे दिमाग से काम करना हो। और दूसरा काम होता है शारीरिक कार्य, जो हमें मेहनत से करना होता है, जैसे कि ईंटें उठाना या फिर कोई भी मेहनत का काम करना। तो वो सब काम भी फैक्ट्रियों में होते हैं ना, माल इधर से उधर सप्लाई करना, जो भी उसमें उत्पादन हो रहा होता है। तो 2 तरीक़े का काम होता है, एक तो बैठने का जिसमें बहुत पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, और दूसरी होती है शारीरिक क्रिया का, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारा श्रम। पहला भूमि की ज़रूरत होती है, फिर काम करने वालों की श्रम की ज़रूरत होती है, और तीसरा होता है भौतिक पूंजी। अब ये भौतिक पूंजी क्या होता है? अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी क्या होती है? भौतिक पूंजी में भी कई मदें आती हैं, मतलब कई टाइप्स आते हैं। उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या भौतिक पूंजी में आता है। पहले का हम पढ़ेंगे औजार, मशीन, भवन, ठीक है। जो भवन होता है, मतलब जिसके अंदर हम काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ ज़मीन खरीद ली और उसके ऊपर उत्पादन करना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर बिल्डिंग भी तो बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग से मेरा मतलब है भवन, चाहे वो 1 मंजिल का हो। बिल्डिंग मतलब यही नहीं कि 10-12 मंजिल की बनेगी तभी वो बिल्डिंग होगी, ठीक है। उसके ऊपर जो घर बनाया जाएगा, उसके अंदर जो मशीनें लगाई जाएंगी उत्पादन करने के लिए, जो औजार लाए जाएंगे, वो सब, ठीक है, वो सब भी इसमें आता है, जिसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। तो हमारा जो पूंजी है, पूंजी भी 2 टाइप में आती है। पहली स्थायी पूंजी, जिसमें हमारा भवन, मशीनें, औजार, ये सब आता है। अब हम पढ़ेंगे कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मट्टी। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है ना। घड़ा बनाने से पहले मिट्टी की ज़रूरत होती है, कपड़े की सिलाई से पहले कपड़े की ज़रूरत होती है, धागे की ज़रूरत होती है। तो उन सबको कहते हैं कच्चा माल। तो उसके लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है, उस पैसे को कहते हैं कार्यशील पूंजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला होता है स्थायी पूंजी, जैसे कि मशीनें खरीदना, जिस बिल्डिंग में काम होगा वो खरीदना, औजार खरीदना, वो आता है स्थायी पूंजी में। और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी, जो कि रोटेट होती रहती है, जैसे कि कच्चा माल लाना, ये सब, नगद पैसे देना, पैसों का लेन देन, ये कार्यशील पूंजी में आएगा। तो 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उत्पादन करने की, जिसमें से 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? भूमि, पूंजी, श्रम। अब 4th हम देखते हैं, 4th इसमें क्या है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, सबके लिए मानव पूंजी की भी ज़रूरत होती है। मतलब इंसानों को भी पूंजी कहा जाता है। कैसे? वो मशीनें
क्योंकि देखिए मशीनें रखी होंगी, मशीनों को भी तो कोई चलाएगा ना। ये चौथा वाला जो है मानव पूंजी, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम 3 चीज़ों के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है, मतलब खेती वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। मतलब खाने पीने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए 75% लोग क्या करते हैं, सिर्फ खेती करते हैं या फिर खेती पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, मतलब किसान भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं जो किसानों के यहाँ पे काम करते हैं, कटाई वटाई का, बीज डालने का, जो जॉब्स टाइप पे लगे होते हैं, जिन्हें डेली की दिहाड़ी मजदूरी मिलती है 200-300 इस तरीके से। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है और पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब पालमपुर में जितनी जगह में खेती होती थी उतनी ही जगह में खेती होती रही। खेती का जो आकार है वो बढ़ाया नहीं गया, जैसे कि और ज़्यादा खेत बनाए जाते, ऐसा नहीं हुआ। जितने खेत थे बस उतने के उतने ही रहे, ठीक है। अब नंबर 2, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है कि पालमपुर वालों के पास जितनी भूमि है क्या वो उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं खेती की, ताकि उन्हें फ़ायदा हो? अगर कर सकते हैं तो कैसे? जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, मतलब जितनी भी भूमि है सब पे खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज्वार और बाजरा को। और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। जो जानवर होते हैं जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, ये सब भी इनको खाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में, जिसे हम रबी की फसल कहते हैं, रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज जाके बेच देते हैं। मतलब जो अपने खाने के लिए रखते हैं रख लेते हैं और जो बच जाता है उसको बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ के किसान काफ़ी गरीब हैं। अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो बरसात के मौसम में जो उगाई जाती है कि जैसे कि ज्वार और बाजरा, उसे खरीफ की फसल कहते हैं, और जो सर्दियों में उगाई जाती है जैसे कि गेहूँ, उसे रबी की फसल कहते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? किसान जो है रायगंज की मंडी में बेच देते हैं गेहूं जो उनके बचते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, मतलब कहीं पे वो गन्ना भी उगा देते हैं जो बच जाता है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है, पूरे साल में सिर्फ एक बार। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। ऐसा होता है ना, गन्ना डायरेक्ट भी बेचा जाता है और कई बार गन्ने का रस निकाल के उसका गुड़ बना के भी बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के साधन ठीक है। सिंचाई क्या होती है? जो खेतों में पानी देते हैं ना, जो खेतों को भरपूर पानी मिलता है, पानी से ही पौधे बड़े होते हैं ना, तो पानी देने को सिंचाई कहते हैं। तो वहाँ पे सिंचाई के जो साधन हैं वो अच्छे से हैं, इसलिए वो एक वर्ष में 3 बार खेती कर पाते हैं। क्योंकि जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं होते वहाँ पे खेती भी ठीक से नहीं हो पाती। तो पालमपुर में बिजली जल्दी कहाँ थे हम? यहाँ पे पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुएं से रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से क्या हुआ, जब पालमपुर में बिजली भी आ गई तो सिंचाई के साधन ही बदल गए, क्योंकि अब सिंचाई मोटर से की जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर दिल्ली में रहते हैं, अगर यूपी में भी रहते हैं, तो अब घरों में क्या लगी हुई होती है? मोटर लगी हुई होती है। हम मोटर चला देते हैं और पानी अपने आप खिंच के टैंक में भर जाता है। वैसे ही मोटर से जो है खेतों में भी पानी चला जाता है, कुएं से अपने आप पानी खिंचता है मोटर से और खेतों में चला जाता है। तो बिजली से उन्हें कितना फ़ायदा हुआ। जब बिजली नहीं थी तो वो किससे करते थे? कुएं से बाल्टियों से पानी निकालते थे और खेतों में डालते थे। तो वो कितना मेहनत का काम था और प्लस कितना ज़्यादा टाइम भी लगता था उसमें, ठीक है। तो बिजली से उन्हें ये फ़ायदा तो हो गया।
अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, एक वर्ष में नहीं, यहाँ से नहीं, ऊपर से, एक वर्ष में की जा सकने वाली सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगा लिए। नलकूप वो होते हैं जिसमें से पानी आता है, ठीक है, पर जल्दी ही किसानों ने अपने नल लगा लिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लग गई। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो बहुत ईजी है, एक वर्ष में मतलब एक साल में एक से ज़्यादा फसल जो एक ही जगह पे उगाई जाती है उसको बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, ये विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जो पालमपुर में उगाई जाती हैं। आपने देखा है कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या है। एक ही ज़मीन पे एक साल में 2 या 3 फसल उगा लेते हैं तो उसको बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज जो है अपेक्षाकृत कम थी, पर परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, मतलब उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी जो पुराने बीज थे। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या फिर दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, मतलब जिससे कि मिट्टी अच्छी हो उसके लिए क्या करते थे, किसान खाद डालते थे जो कि गाय के गोबर और अपशिष्ट पदार्थों से बनती है। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था क्योंकि ये सब उनको फ्री में वहाँ पे मिल जाता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, जिनको हम HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाएं। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति गवर्नमेंट ने चलाई थी, उसमें किसानों को बहुत सारे तरीके सिखाए गए थे और उर्वरक दिए गए थे, अच्छी नस्ल के बीज दिए गए थे जिससे कि गेहूं और चावल की खेती अधिक से अधिक हो सके। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, मतलब एक ही बीज से कई पौधे निकल जाते थे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे। इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लग गई। जितनी पहले पैदा होती थी उससे ज़्यादा अब होती थी, क्योंकि ये नई नई टेक्निक्स थी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी, लेकिन अब क्या था, अब ज़्यादा से ज़्यादा खाद भी चाहिए था। ये बीज ऐसे थे कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा खाद भी चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी चाहिए था, ठीक है, और रसायन और कीटनाशक भी चाहिए थे, क्योंकि उसमें खरपतवार उगाती थी ना। खरपतवार होती है जो अनवांछित पौधे उसमें उगाते हैं जिनको हम उगाना नहीं चाहते, घास फूस और बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पौधों को ख़राब कर देते हैं, उनको मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है उसको कहते हैं कीटनाशक। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ के किसान जो हैं एक तो धनी थे, मालदार थे, इनके पास भूमि भी थी, पूंजी श्रम सब था, ठीक है। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें तक खरीद ली, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज़ कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। अब देखिए, जब मशीनें खरीद ली तो बहुत सारे लोग ना उससे बेरोज़गार भी हो जाते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग मिलकर कटाई करते थे, अब उन सारे लोगों का काम अकेली एक मशीन ही कर देती है, तो उन सब लोगों का क्या हुआ होगा। तो हर चीज़ के अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं तो बुरे भी होते हैं।
पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, लेकिन HYB बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, क्योंकि ये बीज बहुत अधिक उपज देते हैं। लेकिन इनको पानी बहुत चाहिए, पानी और उर्वरक और कीटनाशक ये सब चाहिए। और आपको पता है कि कीटनाशक जो पता है सब्जियों पे छिड़का जाता है ना, कई बार तो जब हम सब्जियां धो भी लेते हैं, पका भी लेते हैं, उसका असर तब भी नहीं जाता और उसको खाने के बाद नई नई बीमारियाँ लग जाती हैं। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा थी, क्योंकि पहले जो बचा कुचा होता था सिर्फ वही बेच पाते थे, लेकिन अब उनके पास काफ़ी सारा था, तो अब उनके पास बेचने के लिए भी काफ़ी कुछ था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे नंबर 3, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना, मतलब प्रकृति ने हमें ये दिया, हमने खुद नहीं बनाया भूमि को, मतलब ज़मीन को। अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको खुद नहीं बना सकते। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की जो आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, क्योंकि इसमें एक तो सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उर्वरक की ज़रूरत होती है। उर्वरक जो होते हैं ना, वो उससे बनाए जाते हैं लैब में और फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। जबकि खाद जो होता है, खाद नेचुरल होता है, वो जानवरों के अपशिष्ट, कूड़े, इन सब से जो है बन जाता है। जब खेती में ज़्यादा उर्वरता का यूज़ किया जाता है तो जो ज़मीन की नेचुरल उर्वरता शक्ति होती है, जो पौधों को उगाती है, वो कम हो जाती है, पौधे अच्छे नहीं उग पाते। इससे जो है अधिक नलकूपों की, सिंचाई की, इन सब की भी बहुत ज़रूरत होती है। जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सिंचाई कर करके पानी निकाल के पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है ना। तो जैसे पहले मान लीजिए 10 फुट हम खोदते थे मिट्टी को तो पानी निकल आता था, ठीक है, लेकिन अब 20 फुट खोदेंगे तो भी पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी का स्तर जो है वो नीचे पहुँच गया, मतलब पानी ज़मीन से काफ़ी अंदर गहराई में पहुँच गया है, क्योंकि बहुत सारे पानी का यूज़ कर लिया ना, इसलिए। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, ये ऐसा नहीं होता। अगर ये एक बार नष्ट हो गए तो पुनर्जीवित करना बहुत कठिन हो जाएगा। मिट्टी को ठीक करना और पानी का स्तर वापस ऊपर लाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और भावी विकास के लिए, मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, उसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पर देखिए पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण ये दिया हुआ है। किसी के पास तो बिल्कुल छोटे छोटे से खेत हैं, बहुत छोटे छोटे से, और किसी के पास काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं। किसी ने अपने खेत में डबल चीज़ें भी उगाई हुई हैं, आधे में कुछ और, आधे में कुछ और, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अभी हमने देखा ना चित्र में किस प्रकार वितरित है, किसी के पास बहुत छोटा सा खेत है और किसी के पास काफ़ी बड़ा है। तो आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खेती हवा में तो होती नहीं है, भूमि पर ही होती है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, मतलब ज़मीनें ही नहीं हैं खुद की, तो फिर वो ज़मीनें कहाँ से लेते हैं, उधारी पे लेते होंगे। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात मतलब 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो दलित हैं। दलित एक कास्ट होती है, ठीक है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के पास तो खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है, और जिनके पास है तो बहुत छोटे छोटे खेत हैं। इतने छोटे छोटे खेतों में ना खेती नहीं हो पाती, उसमें सिर्फ इतनी ही खेती हो पाती है कि अपने घर का गुजारा हो सके, उसमें इतनी खेती नहीं हो पाती कि किसान उसे बेच भी सकें, ठीक है। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। अभी जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी, किसी के छोटे खेत थे, किसी के बड़े, उसी की बात कर रहे हैं ये। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा भूमि है। यहाँ पर आप इन पिक्स में देखिए, ये कटाई कर रहे हैं, ये कीटनाशक डाल रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे
इधर ये बीज बखेर रहे हैं, उसके अंदर बीज गिरा रहे हैं, और ये बैलों से हल चलवा रहे हैं। सारी कुछ इसमें से न्यू टेक्निक्स हैं और कुछ पुरानी। अब इस पिक में आप देखिए, ये जो डार्क कलर का दिया हुआ है ये मंझोले और बड़े कृषक हैं जिनके पास ज़्यादा भूमि है, ठीक है, 55.4। और ये जो लाइट कलर में दिया हुआ है ये सीमांत एवं छोटे कृषक हैं, ठीक है, और इनके पास इतनी सी भूमि है। एक तो इनके पास इतनी कम भूमि है और ऊपर से इनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम मतलब मेहनत। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। पहले तो हमने बात करी भूमि की, ज़मीन की, किसके पास कितनी है और वो क्या क्या उगाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं श्रम की। तो खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, वो खुद काम करते हैं। इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान जो होते हैं वह खेतों में दूसरों से भी काम करवाते हैं और उनको डेली की मजदूरी भी देते हैं, किराए पे भी अपनी ज़मीनें वो देते हैं। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, मतलब जो लोग उनके यहाँ पे काम करते हैं, कोई बीज डालने का, कोई कटाई का, उनका फसल पे कोई हक नहीं होता, उनको सिर्फ मजदूरी मिलती है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वह काम करते हैं। मजदूरी नगद या फिर वस्तु के रूप में भी मिल सकती है, जैसे कि अनाज मिल सकता है, पैसे भी मिल सकते हैं, कई बार अनाज भी मिलता है और कई बार खाने के लिए खाना भी मिलता है, मतलब भोजन, ठीक है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे कि बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। मतलब फसल के हिसाब से भी अलग अलग होती है, जैसे कि गेहूं काटने के अलग पैसे मिलेंगे, गन्ना काटने के अलग पैसे मिलेंगे, ठीक है। मौसम की भी अलग अलग होती है, जैसे कि बोने के जो है बीज बोने के अलग पैसे मिलेंगे, काटने के अलग पैसे मिलेंगे, पानी डालने के अलग पैसे मिलेंगे। ऐसे हर काम के अलग अलग पैसे होते हैं, ठीक है। और रोज़गार की जो अवधि होती है, मतलब टाइम होता है, उसमें भी काफ़ी भिन्नताएं हैं, मतलब वो भी बहुत अलग अलग होता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। मतलब कई बार तो वो सिर्फ ऐसे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बुआई का मौसम आ गया या सिंचाई का मौसम आ गया या कटाई का मौसम आ गया, तो मौसम के हिसाब से उनको काम मिलता है और कई बार पूरे साल के लिए भी उनको काम मिल जाता है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। मतलब ये किसी की यहाँ पे कहानी बता रखी है कि उसको पूरे दिन में सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। सोचिए 160 रुपये में किसी का घर का खर्च कैसे चलेगा। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पे काम जो है बहुत कम है और काम करने वाले ज़्यादा हैं। तो सब सोचते हैं कि मुझे काम मिल जाए, इसलिए कंपटीशन है। और जब ऐसे कंपटीशन होता है तो पैसे और ज़्यादा कम मिलते हैं, क्योंकि जो मालिक है वो कम पैसे देगा और जो मज़दूर है वो कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धन, मतलब कि गरीब व्यक्तियों में से हैं। अब हमने बात कर ली श्रम की, तो अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो हमारा क्या था, पूंजी, मतलब पैसा। तो खेती करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नंबर 6, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। पैसों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हमें मॉडर्न टाइप के औजार और सारी चीज़ें चाहिए होंगी खेती के लिए, तो उसके लिए तो हमें बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। अतः अब हम किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। नंबर 1, अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। उनके पास पैसा नहीं होता, वो ज़्यादातर खेती करने के लिए क्या करते हैं, पैसे को उधार लेते हैं। तो वो किससे लेते हैं, वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकार वो होते हैं जो पैसा उधार देने का ही काम करते हैं और ब्याज का पैसा खाते हैं, ठीक है। साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूरी करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्याज लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए हैं, तो वो कहेंगे कि आपको हर महीने 10 रुपये देने पड़ेंगे, और वो 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ऐसे होता है ब्याज, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये उधार ले रहे हैं, तो साहूकार आपसे कहेगा कि आप हर महीने 10 रुपये तो देंगे ही देंगे। जब तक आप 100 रुपये नहीं देंगे, 10 रुपये हर महीने देंगे और फिर लास्ट में 100 रुपये भी देंगे। तो सोचिए कितना
मतलब अगर आप 10 महीने तक लगातार 10 रुपये देते रहेंगे तो आपके 100 रुपये तो वैसे भी चले जाएंगे, लेकिन जो आपने कर्ज़ लिया वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनकी ब्याज की दर जो है वो बहुत ऊंची होती है। ठीक है। और नंबर 2, छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। उनको बचत क्यों होती है? एक तो वो अपने खेत जो हैं छोटे किसानों को उधारी पे दे देते हैं, तो उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फिर उनको उनकी फसल में छोटे किसानों को बचत हो या ना हो, उन्हें तो उनका पैसा मिल जाएगा, जो मंझोले और बड़े किसान होते हैं। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर लिया, मतलब उनके पास भूमि भी है, पूंजी भी है और श्रम भी है, और उन्होंने अपना गेहूं पैदा कर लिया। तो गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरा उत्पादन हो गया गेहूं का। ठीक है, गेहूं बन गए। किसान गेहूं का करते क्या हैं? वह परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं, और जो अधिशेष बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन ही बहुत कम होता है, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, और जो बच जाता है उसको बाजार में जाके बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है, क्योंकि एक वो बड़ा किसान है, उसके पास बड़ा खेत है। जब बड़ा खेत होगा तो बड़े बड़े पौधे उगेंगे, ज़्यादा पौधे उगेंगे, ज़्यादा गेहूं होगा, तो उसको 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं, मतलब जो उनका एक्स्ट्रा गेहूं होता है वो रहता है। तो उसके पास जो वो गेहूं बच जाता है वो उसको रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा गेहूं है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा करा दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। मतलब जो मालदार है वो और मालदार हो जाता है, वो कर्ज देने में भी यूज़ करता है उस पैसे को, अपनी खेती में भी यूज़ करता है। और जो गरीब किसान है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि एक तो वो कर्ज लेके खेती करता है, ऊपर से उसे खेती में अगर घाटा हो गया तो उसको कर्ज भी देना पड़ता है और साथ में उसको घाटा भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सविता जैसे किसानों को वो कर्ज देने में किया उसने इस्तेमाल। जो बड़े किसान होते हैं जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। जितनी भी मशीनें होती हैं उनको हम स्थिर पूंजी कहते हैं ना, तो वो ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसकी स्थिर पूंजी और ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब बड़े किसानों को तो खेती से खूब फ़ायदा है, लेकिन छोटे किसानों को खेती में उतना फ़ायदा नहीं है। तेजपाल सिंह की भांति, मतलब तेजपाल सिंह की तरह ही दूसरे बड़े किसान और मंझोले किसान भी ऐसा ही करते हैं। अपना उत्पादन बेचते हैं, खूब बढ़िया कमाई करते हैं और दूसरों को उधारी देते हैं, और नए नए औजार और मशीनें खरीदते रहते हैं और मज़े से अपनी लाइफ बिताते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, मतलब ऐसे काम जो कृषि से अलग हैं। अभी तक तो हम सिर्फ कृषि की बात कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वहाँ की 75% जनता, वहाँ के लोग कृषि में ही लगे हुए हैं। अब हम बाकी 25% लोगों की बात करेंगे जो कृषि में ना होकर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, कि ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं ना। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम उन 25% लोगों की बात करेंगे। नंबर 1, डेयरी। अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा, जिसको हम चरी भी कहते हैं, उसे खिलाते हैं ताकि दूध ज़्यादा हो। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। जैसे कि शहरों में जो पैकिंग से दूध आता है, पैकेट में पैक होकर, वो ऐसे ही होता है। जो शीतलन केंद्र होते हैं वहाँ पे पहले दूध ठंडा होता है, उसके बैक्टीरिया मारे जाते हैं, फिर उनको थैलियों में पैक करके शहरों में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेयरी का काम। जो दूध से जुड़ा हुआ काम होता है वो डेयरी का काम होता है, जैसे कि भैंसों का, गायों का दूध का व्यापार करना। ठीक है,
इसके बाद आता है नंबर 2, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिक दरों पे किया जाता है। मतलब विनिर्माण वो कार्य होते हैं जैसे फैक्ट्रियों वगैरह में काम नहीं करते हैं लोग, उसको कहते हैं। तो शहरों में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, लेकिन पालमपुर में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, छोटे मोटे उद्योग हैं, बाकी लोग उनमें काम करते हैं। अब हम बात करेंगे पालमपुर के दुकानदार की। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वह दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीद के लाते हैं और फिर उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में जैसे कि चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। ठीक है, तो हम उन दुकानदारों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वह खाने की चीज़ें बेचते हैं जैसे कि पकौड़ी, कचौरी, ये सब, ठीक है। और जो बाकी के दुकानदार हैं वो शहरों से सामान लाते हैं और लाके गांव में बेचते हैं। अब हम बात करेंगे परिवहन की। परिवहन मतलब गाड़ियों की, ठीक है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं जैसे कि रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वह लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। मतलब जैसे बस चलाने वाले बस चलाते हैं और पैसे कमाते हैं, रिक्शे चलाने वाले वैसे ही। वह लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। फ्री में तो पहुंचाएंगे नहीं, पैसे ही लेंगे। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मतलब परिवहन में काफ़ी सारे लोग अब दिलचस्पी दिखाने लग गए हैं क्योंकि उसमें अच्छी कमाई हो जाती होगी। तो आपका ये बोरिंग सा चैप्टर ख़त्म हुआ पालमपुर। यहाँ पे लोग अपने आसपास का ध्यान नहीं रखते कि हमारे आसपास लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। और यहाँ पे पालमपुर, पूरा पालमपुर पढ़ने के लिए दे दिया गया है। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आप, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ये जो साइड में आपको घंटी दिखाई दे रही है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पे डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।